हमारे पास जो जानकारी है वो हमें वेनेजुएला, चीन और फिर वापस भारत ले जाएगी। तो आज का मकसद ये समझना है कि 2026 की इस शुरुआत में ये शक्ति कैसे अलग-अलग रूप ले रही है। हाँ, कहीं वो सीमाओं के पार जा रही है तो कहीं अपने ही देश के अंदर की चुनौतियों से जूझ रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं लैटिन अमेरिका से। वेनेजुएला की स्थिति पर एक लेख है जो राष्ट्रपति ट्रंप के दौर की अमेरिकी दखलंदाजी को एक त्रासदी और तमाशा बता रहा है। ये तो काफी काफी कड़े शब्द हैं। आखिर हो क्या रहा था वहां? हो ये रहा था कि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हटाने के लिए एक तरफा कार्रवाई की और लेख के मुताबिक ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का, यूएन चार्टर का एक तरह से खुला मजाक था। खुला मजाक मतलब ये कि अमेरिका ने ड्रग्स के खिलाफ जंग का बहाना बनाया, वेनेजुएला के तेल टैंकरों को रोका, कैरिबियाई सागर में नागरिकों को मारा और ये सब कुछ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से पूछे बिना किया गया। तो एक तरह से खुद ही जज, जूरी और जल्लाद बन गए। बिल्कुल। लेकिन अमेरिका ऐसा करेगा क्यों? इसके पीछे कोई तो बड़ा मकसद होगा। खोजसोस इसके 3 बड़े कारण बताता है। पहला, एक बहुत पुरानी सोच को फिर से जिंदा करना। इसमें मनरो सिद्धांत का जिक्र है। मनरो सिद्धांत, ये क्या भला है? सुनने में किसी पुरानी फिल्म का नाम लगता है। हाँ, लगता तो है। ये करीब 200 साल पुरानी अमेरिकी विदेश नीति है जिसका सीधा साधा मतलब था कि लैटिन अमेरिका हमारा आंगन है और यहाँ किसी बाहरी ताकत का दखल हमें बर्दाश्त नहीं। अच्छा। तो आज इसे फिर से जिंदा करने का मतलब है कि अमेरिका खुले तौर पर चीन और रूस जैसी ताकतों को कह रहा है कि देखो, लैटिन अमेरिका में तुम्हारा बढ़ता प्रभाव हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। समझ गया। तो ये पहला कारण हुआ, अपना दबदबा कायम करना। और दूसरा कारण सीधे सीधे चीन से जुड़ा है। मादुरो का जो शासन था वो आर्थिक मदद और तेल बेचने के लिए चीन की तरफ देख रहा था। अमेरिका को ये पसंद नहीं आया। वो लैटिन अमेरिका और चीन के बीच ये जो रिश्ता बन रहा था उसे तोड़ना चाहता था। और तीसरा कारण सबसे सीधा है, तेल। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं और लेख में इसे अमेरिकी व्यापार के लिए एक इनाम की तरह बताया गया है। और इसी में एक पाखंड की बात भी उठाई गई है ना? हाँ, और वो बहुत दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ तो ट्रंप प्रशासन बिना किसी सार्वजनिक सबूत के मादुरो को ड्रग कार्टेल का सरगना बता रहा है। ठीक है। और दूसरी तरफ होंडुरास के एक पूर्व नेता, जिन्हें अमेरिका में ही ड्रग तस्करी का दोषी पाया गया, उन्हें रिहा करने का आदेश दे दिया। क्या? सिर्फ इसलिए ताकि एक वॉशिंगटन समर्थक नेता को सत्ता में आने में मदद मिल सके। यही तो पाखंड है जिसे लेख उजागर कर रहा है। ये एक सीधी सीधी दोहरी नीति है। तो इन सब का मतलब पूरी वैश्विक व्यवस्था के लिए आखिर मतलब क्या है? सोर्स यहाँ एक बड़ी चेतावनी देता है। वो कहता है कि अगर दुनिया के बाकी देश इस पर चुप बैठे रहे तो हम एक ऐसी दुनिया को हाँ कह रहे हैं जहाँ किसी भी देश की आज़ादी सिर्फ तब तक है जब तक वॉशिंगटन चाहता है। तो एक तरफ अमेरिका अपनी ताकत दिखा रहा, जिसका निशाना काफी हद तक चीन है। ये दिलचस्प है क्योंकि हमारे पास जो दूसरा लेख है वो बताता है कि जिस चीन से अमेरिका इतना खौफ खाता है वो अंदर से कई चुनौतियों से जूझ रहा है। बिल्कुल। 2026 की शुरुआत में चीन एक विरोधाभास जैसा है। कैसा विरोधाभास? आत्मविश्वास और चिंता का। बाहर से देखने पर चीन बहुत आत्मविश्वास से भरा लगता है। उसे लगता है कि उसने अमेरिका के खिलाफ अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों में अपना प्रभाव बढ़ा लिया है। लेकिन देश के अंदर झांकें तो तस्वीर बिल्कुल अलग है। अर्थव्यवस्था कह सकते हैं कि हाफ रही है। मतलब क्या क्या दिक्कतें हैं वहाँ? दिक्कतें कई हैं। एक तो लोगों की खरीदने की ताकत कम हो गई है, मतलब डिमांड बहुत कम है। उनका जो प्रॉपर्टी सेक्टर है, जो अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा इंजन था, वो गहरे संकट में। और सबसे बड़ी चिंता है अस्फीति, डिफ्लेशन। हाँ, डिफ्लेशन। लगातार 38 महीनों से चीन में चीजों की कीमतें बढ़ने की बजाय घट रही हैं। एक मिनट, कीमतें घटना तो मतलब ये तो अच्छी बात हुई ना, सामान सस्ता मिल रहा है। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत ही खतरनाक संकेत है। जब लोगों को लगता है कि कीमतें और गिरेंगी तो वो आज खर्च करने के बजाय कल का इंतजार करते हैं। अच्छा, कि ये कार शायद अगले महीने और सस्ती मिलेगी। बिल्कुल। और जब हर कोई ऐसा सोचने लगता है तो बाजार में खरीदारी रुक जाती है, फैक्ट्रियों में उत्पादन ठप हो जाता है और पूरी अर्थव्यवस्था एक दुष्चक्र में फंस जाती है। और यहीं पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग का जो दांव है वो देखने लायक है। आमतौर पर सरकारें कोशिश करती हैं कि लोग ज्यादा खर्च करें,
लेकिन सोर्स कहता है कि वो इसका ठीक उल्टा कर रहे हैं। बिल्कुल। वो जनता को सीधे पैसे देने या खपत बढ़ाने की बजाय सारा जोर सरकारी नियंत्रण वाले मॉडल पर लगा रहे हैं। उनका लक्ष्य है तकनीकी आत्मनिर्भरता। वो पैसा झोंक रहे हैं सेमीकंडक्टर बनाने में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, हरित ऊर्जा में। मतलब सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक गाड़ियों जैसी चीजों में। हाँ, उनका मानना है कि भविष्य इन्हीं टेक्नोलॉजी का है और चीन को इसमें दुनिया का लीडर बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर देश में ही लोग ये सब खरीद नहीं रहे हैं, तो इन फैक्ट्रियों में बना सामान वो जाएगा कहाँ? यही तो सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब है निर्यात। चीन अपनी इस घरेलू समस्या को दुनिया के बाजारों में एक्सपोर्ट कर रहा है। वो आक्रामक तरीके से अपना सस्ता सामान दूसरे देशों में बेच रहा है। और इसी को सोर्स चाइना शॉक 2.0 कह रहा है। हाँ, चाइना शॉक 2.0। ये पहले वाले से कैसे अलग है? मुझे याद है 2000 के दशक में भी चीन के सस्ते सामान से दुनिया भर में बहुत उथल-पुथल हुई थी। बिल्कुल सही, लेकिन इस बार फर्क तकनीक का है। पहला चाइना शॉक कपड़े, खिलौने, सस्ते इलेक्ट्रॉनिक्स का था। इस बार चीन इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सोलर पैनल, एआई चिप्स बना रहा है। मतलब वो चीजें जो कल की अर्थव्यवस्थाएं हैं। तो अब मुकाबला सिर्फ सस्ते सामान का नहीं है। नहीं, अब मुकाबला टेक्नोलॉजी में दबदबे का है। इसीलिए ये ज्यादा गंभीर है। आईएमएफ की प्रमुख ने भी चेतावनी दी है कि चीन इतना बड़ा है कि वो सिर्फ निर्यात के दम पर अपनी मंदी से बाहर नहीं निकल सकता। और इसका भारत पर क्या असर पड़ रहा है? भारत पर तो इसका सीधा और गहरा असर है। 2025 में ही हमारा चीन के साथ व्यापार घाटा 110 अरब डॉलर से ज्यादा का था। 110 अरब डॉलर? हाँ, इसका मतलब है हम चीन से खरीदते बहुत ज्यादा हैं और बेचते बहुत कम हैं, जिससे हमारे अपने उद्योग प्रभावित होते हैं। और अब जब चीन हाईटेक सामान भी सस्ते में बेचेगा तो ये चुनौती और बड़ी हो जाएगी। और इसी बीच ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका का रुख भी बदल रहा है ना? हाँ, सोर्स के मुताबिक अमेरिका अब चीन को एक सिस्टम को बदलने वाले दुश्मन के तौर पर नहीं, बल्कि मुख्य रूप से एक आर्थिक प्रतिस्पर्धी के रूप में देख रहा है। और साथ ही अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत वो थोड़ा अंतर्मुखी हो गया है। तो भारत के लिए इसके क्या मायने हुए? मायने ये कि भारत को अब चीन से निपटने के लिए अमेरिका से शायद वैसी खुली मदद न मिले जैसी पहले मिलती थी। इससे चीन को एक रणनीतिक फायदा मिलता है। कैसे? उसे लगता है कि अब भारत थोड़ा अकेला पड़ गया है, इसलिए वो सीमा जैसे मुद्दों पर भारत की चिंताओं को लेकर कह सकते हैं कि कम गंभीर हो जाता है। सीमा पर स्थिति को स्थिर लेकिन सामान्य नहीं बताया गया है। तो चीन एक बहुत बड़ी और जटिल पहेली है। खैर, अब दुनिया की इन बड़ी ताकतों से हटकर अपने देश की तरफ आते हैं, जहां राष्ट्र शक्ति दो बिल्कुल अलग मैदानों में काम करती दिख रही है। हाँ, एक शहरों की भागदौड़ भरी जिंदगी में और दूसरा देश के घने जंगलों में। सरकार नए श्रम कानून ला रही हैं, लेकिन इन कानूनों के ड्राफ्ट में गिग वर्कर्स को सिर्फ सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया गया है। उनकी जो असली समस्याएं हैं, हाँ, जैसे कंपनियां एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके अचानक किराया घटा देती हैं या इंसेंटिव कैसे तय होता है ये कभी पता नहीं चलता, इन पर कोई बात नहीं की रही है। लेकिन सरकार ने उनकी सामाजिक सुरक्षा की बात तो मान ली है, फिर हड़ताल क्यों? क्योंकि बात मानने और उसे सही तरीके से लागू करने में फर्क है। सोर्स बताता है कि नियमों में एक पेच है। क्या पेच है? पेच ये है कि आपको सामाजिक सुरक्षा का फायदा जैसे स्वास्थ्य बीमा या पेंशन तभी मिलेगा जब आपने पिछली तिमाही में कम से कम 90 या 120 दिन काम किया हो। अच्छा, तो ये तो सुनने में ठीक लगता है। जो नियमित रूप से काम करेगा उसे ही तो फायदा मिलना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत गिग काम के नेचर में ही है। ये कोई 9 से 5 की पक्की नौकरी तो है नहीं। हो सकता है कोई ड्राइवर 1 महीने के लिए बीमार पड़ जाए या किसी महिला डिलीवरी पार्टनर को परिवार में किसी की देखभाल के लिए कुछ हफ्ते काम छोड़ना पड़े। तो इन नियमों के हिसाब से वो फौरन सामाजिक सुरक्षा के हकदार नहीं रहेंगे। ये नियम उन लोगों को सजा देते हैं जो सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। समझ गया। मतलब ये सुरक्षा कवच तो है, पर इसमें बड़े बड़े छेद हैं। बिल्कुल। तो स्रोत का तर्क है कि इन नियमों को फिर से बनाने की जरूरत है। इसमें साफ साफ सुरक्षा उपाय होने चाहिए। सब कुछ कंपनियों की सद्भावना पर नहीं छोड़ा जा सकता। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि स्टेट पावर बाजार की नई हकीकतों से तालमेल बिठाने की कोशिश तो कर रही है, पर अभी भी आधी अधूरी है। अब शहरों की इस आधुनिक लड़ाई से चलते हैं भारत के जंगलों की तरफ। एक बिल्कुल अलग कहानी।
एक लेख है जिसका कहना है कि भारत में माओवाद पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि ये संघर्ष दशकों से चल रहा है। तो आखिर ऐसा क्या बदला जिससे ये समस्या काबू में आ गई? सोर्स के मुताबिक जो गेम चेंजर रहा है वो एक बहुत ही सीधी सी लेकिन मुश्किल रणनीति रही है। क्या? जिसे फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस या सुरक्षा शिविर कहते हैं। पहले क्या होता था कि सुरक्षा बल किसी घटना के बाद ही उन घने जंगली इलाकों में जाते थे, ऑपरेशन करते थे और फिर वापस अपने बड़े कैंपों में लौट आते थे। और वो इलाका फिर से बिल्कुल, वो इलाका फिर से नक्सलियों के नियंत्रण में चला जाता था। तो अब क्या अलग हो रहा है? अब सरकार ने रणनीति बदल दी है। उन्होंने नक्सलियों के गढ़ के अंदर हर 5-7 किलोमीटर पर छोटे छोटे स्थायी कैंप बना दिए हैं। ये सिर्फ मिलिट्री कैंप नहीं है। तो क्या है ये? ये एक तरह से सरकारी मौजूदगी की गारंटी बन गए हैं, 24 घंटे 7 दिन। और इसका असर क्या हुआ है? सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से या कुछ और भी? इसका असर कई परतों में हुआ है। सबसे पहला तो ये कि सुरक्षा बलों की मौजूदगी हर जगह हो गई। दूसरा, इससे स्थानीय लोगों के मन से नक्सलियों का डर कम हुआ। उन्हें लगा कि अब सरकार यहीं है। इससे खुफिया जानकारी मिलनी भी बेहतर हुई होगी। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण, इन कैंपों ने विकास का रास्ता खोला है। जैसे ही एक कैंप बनता है, उसके आसपास का इलाका सुरक्षित हो जाता है। फिर वहाँ सड़क बनती है, मोबाइल टावर लगते हैं, स्कूल खुलते हैं। अच्छा। और नागरिक प्रशासन मतलब कलेक्टर, तहसीलदार, ये लोग भी अब वहाँ पहुँच पा रहे हैं। तो यहाँ स्टेट पावर ने पहले अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये लड़ाई अब खत्म होने की कगार पर है? भौतिक रूप से शायद हाँ। लेखक का मानना है कि माओवाद की बंदूक वाली मौजूदगी शायद जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन वो एक बहुत बड़ी और भविष्य की चुनौती की ओर भी इशारा करता है। असली चुनौती तो अब शुरू होगी। वो क्या है? वो चुनौती है शासन की, न्याय की। अब जब सरकार इन इलाकों में पहुंच गई है तो उसे उन गहरे संरचनात्मक मुद्दों को हल करना होगा जिनका फायदा उठाकर माओवादियों ने अपनी जगह बनाई थी। जैसे कि जल, जंगल, जमीन पर अधिकार। हाँ, आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन पर अधिकार, उनका शोषण, ये सब। लेखक का सुझाव है कि पेसा और वन अधिकार अधिनियम जैसे कानूनों को अब पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता से लागू करने का वक्त आ गया है। वरना बंदूकें भले ही शांत हो जाएं, असंतोष की चिंगारी सुलगती रहेगी। तो इन सभी चर्चाओं को अगर एक साथ देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? हमने एक आक्रामक अमेरिका को देखा, एक आत्मविश्वासी लेकिन अंदर से चिंतित चीन को देखा, और फिर भारत में आधुनिक श्रम अधिकारों की लड़ाई और दशकों पुराने विद्रोह के अंत की एक जटिल तस्वीर देखी। बिल्कुल। और इन सब में जो एक साझा धागा है वो है राज्य की शक्ति और उसकी सीमाएं। वेनेजुएला में हम देखते हैं कि कैसे एक देश की शक्ति दूसरे देश की संप्रभुता को नजरअंदाज करती है। चीन में राज्य अपनी पूरी ताकत से एक आर्थिक भविष्य गढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बाजार की हकीकतों से टकरा रहा है। और भारत में हम देखते हैं कि राज्य पहले संघर्ष वाले इलाकों में सफलतापूर्वक अपना नियंत्रण स्थापित करता है, लेकिन अब उसे अपने ही सबसे हाशिए पर पड़े नागरिकों के लिए शासन और न्याय देने की कहीं ज्यादा मुश्किल चुनौती का सामना करना है। ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, और आज के लिए एक विचारणीय प्रश्न यही है कि जैसे जैसे शक्ति की ये बड़ी बड़ी गति की सामने आती हैं, एक आम इंसान, चाहे वो वेनेजुएला का नागरिक हो, भारत का गिग वर्कर हो या बस्तर का एक आदिवासी ग्रामीण, अपनी पहचान और सुरक्षा कहाँ पाता है? इन बड़ी ताकतों के खेल में उसकी जगह आखिर है कहाँ? नमस्कार,